देखा जाए तो ये हम लोग का हो गया। यहाँ से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RLVP। क्या लिखा रहता है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। नहीं तो इसलिए बताया था कि हमको आगे बार बार लिखना नहीं पड़े, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, खाली RLVP लिख देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट साहब ने क्या कहा कि RLVP बराबर है, नहीं यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर है, P0 माइनस PS बटा P0, इसी को हम RLVP कहते हैं, ध्यान रखना है। तो RLVP यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर है विलय के मोलंस के, X विलय। अच्छा, ये जो X विलय लिखा हुआ है, इस X विलय का मतलब क्या होता है, विलय का मोल अंश। अच्छा, विलय का मोल अंश, विलय के मोल अंश का मतलब क्या होता है, विलय का मात्रा। नॉर्मल भाषा में कहें तो विलय का मोल अंश, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब विलय की मात्रा, इसका नॉर्मल मतलब हो गया विलय की मात्रा, ध्यान रखना है। नहीं, इसका नॉर्मल मतलब क्या हो गया, विलय की मात्रा। यानी कि राउल्ट साहब कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाएंगे RLVP का मान भी बढ़ता जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है, जैसे 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 विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, विलय की मात्रा बढ़ाएंगे RLVP का मान भी बढ़ता जाएगा, RLVP का मान भी बढ़ता जाएगा। बोलो दिक्कत है, नहीं, क्योंकि देख रहे हैं RLVP बराबर X विलय, दोनों में सीधा संबंध है भाई, सीधा संबंध है, यानी X विलय यानी विलय की मात्रा, X विलय यानी विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश यानी विलय की मात्रा। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ेगी RLVP का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये राउल्ट साहब कहते हैं। नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं भाई कैसे ये हो रहा है, समझो तो ध्यान से देखा जाए। हम लोग यहाँ पर 3 बर्तन ले रहे हैं, 1 बर्तन, 2 बर्तन और एक यहाँ पर 3 बर्तन। 3 बर्तन ले लिए, इस बर्तन में आपका मान लो कि प्योर वाटर है, इस बर्तन में आपका प्योर वाटर है जिसका वाष्प दाब P0 दिखाते हैं, और मान लेते हैं कि ये 10 ATM है, ऐसे ही मान लेते हैं कोई वैल्यू, इसका वाष्प दाब कितना है, 10 ATM। चलो भाई, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जितना पानी हम यहां लिए उतना ही पानी यहां भी लिए हुए हैं, जितना पानी यहां लिए उतना ही पानी यहां भी लिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हम चीनी डाल दिए, कितना ग्राम चीनी, 5 ग्राम, 5 ग्राम हम इसमें चीनी डाल दिए, 5 ग्राम शुगर डाल दिए। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, विलयन यानी कि सॉल्यूशन बन गया। देखो तो अब इसका वाष्प दाब PS, तो वाष्प दाब 10 से रहेगी, 10 से घट जाएगा, 10 से घट जाएगा, तो घटा के कर दिए, मान लो 8 ATM हो गया, कितना हो गया, 8 ATM। फिर जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें था, अब उतना ही पानी फिर इस बर्तन में भर दिए, और इसमें अब चीनी जो है वो हम लोग डाल दिए 10 ग्राम, 10 ग्राम शुगर इसमें डाल दिए। बताओ, तो ये एक नया, ये सॉल्यूशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये सॉल्यूशन नंबर क्या हो गया, 2। ये सॉल्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है ना, खाली कि प्योर पानी है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया, यहाँ PS1 मान लिए, और ये हो गया आपका PS2। तो बताओ इसका वेपर प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में बढ़े या घट जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 10 से मान लेते हैं कि अब 6 हो गया, कितना हो गया, 6 ATM। यानी कि यहां से ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, जैसे जैसे प्योर पानी में अवाष्पशील विलय, चीनी क्या है, अवाष्पशील विलय एक ऐसा विलय है जो कि वाष्प में नहीं बदलता है, तो जो विलय वाष्प में नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अवाष्पशील विलय। तो जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ते जाएगी वैसे वैसे वाष्प दाब का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट हम लोग कहा जा रहा है कि जैसे जैसे
जैसे जैसे अवाष्पशील, जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी, बोलो, जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी, वाष्प दाब का मान, वाष्प दाब का मान, वाष्प दाब का मान यानी किसका मान, पीएस का मान, वाष्प दाब का मान घटता जाएगा। इतना में दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो अब सॉल्यूशन नंबर 1 है, इसके केस में तुम निकालो P0 माइनस PS का मान निकालना है इसके केस में। चलो P0 का मान कितना, 10, अब PS का मान 8, ये PS1 है, तो P0 माइनस PS1 निकालेंगे तो 10 माइनस 8 बराबर कितना आएगा, 2 ATM यहां पर आ गया। चलो इसके लिए वाष्प दाब का अनुमान निकालो, तो वाष्प दाब का अनुमान का फॉर्मूला P0 माइनस PS2 होगा। चलो तो P0 का वैल्यू तो फिक्स है 10, माइनस कितना, कितना आ गया। अच्छा ये बताओ कि वाष्प दाब का अनुमान तुम निकाले सॉल्यूशन 1 के केस में तो तुमको आया 2 ATM, और वाष्प दाब का अनुमान तुम सॉल्यूशन नंबर 2 केस में निकाले कितना आया, 4 ATM। 2 और 4 में ज्यादा कौन है, 4 नहीं। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती है वाष्प दाब का मान घटता है, लेकिन वाष्प दाब के अनुमान का मान बढ़ता है। नहीं तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, नहीं ऑब्जेक्टिव में से नहीं देगा। विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो बताइए वाष्प दाब का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो वाष्प दाब का मान घटेगा। वाष्प दाब का मान देख लो 10 था, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हो गया, वाष्प दाब का मान क्या हो गया, घट गया। नहीं अब बोले कि वाष्प दाब के विलय की मात्रा बढ़ने से वाष्प दाब के अनुमान का मान बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, तो वाष्प दाब के अनुमान का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। नहीं तो अगला पॉइंट हम लोग को ये आया कि जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी वाष्प दाब का मान यानी पीएस का मान क्या होगा, घटता जाएगा। लेकिन इसी में हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन P0 माइनस पीएस, लेकिन P0 माइनस पीएस अर्थात वाष्प दाब के अनुमान का मान, वाष्प दाब के अनुमान का मान बढ़ता जाएगा। इतना में दिक्कत है किसी को? चलो अब सॉल्यूशन नंबर 1 के केस में वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का मान निकालना चाहते हैं, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान का फॉर्मूला बताया गया है। क्या बताया गया है, P0 माइनस PS1 बटा P0, यही फॉर्मूला है। P0 माइनस PS1 का मान निकाल चुके हो 2, अब P0 का मान फिक्स है 10, वैल्यू कितना 0.2 आ गया। चलो इसके लिए हम निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ये निकालना चाहते हैं इसका वैल्यू P0 माइनस PS बटा P0। चलो P0 का वैल्यू कितना, P0 माइनस PS 4 और बटा में कितना, बराबर कितना 0.4। तो देखो तो सॉल्यूशन 1 के लिए जब तुम वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, इसको क्या पढ़ते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, बुझा रहे हैं ना किसको क्या पढ़ते हैं, सबका अलग अलग मतलब है। इसका मतलब शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब, इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब, ये ऊपर वाले को वाष्प दाब का अनुमान और सबको मिला के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। ध्यान है ना, घबरा नहीं जाना है कि क्या खाली वाष्प दाब तो बोलिए रहे हैं, नहीं ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये हो गया 2/10, वैल्यू कितना आया 0.2, ये कितना आया 4/10, वैल्यू कितना आया 0.4। नहीं तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ रही है विलयन के वाष्प दाब का मान या विलायक के वाष्प दाब का मान घट रहा है, वाष्प दाब के अनुमान का मान बढ़ रहा है और वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान का मान भी बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। तो वही बात तो है, जैसे जैसे अवाष्पशील विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी वाष्प दाब का मान घटता जाएगा, लेकिन P0 माइनस PS अर्थात वाष्प दाब के अनुमान का मान बढ़ता जाएगा तथा
यहीं पे हम लगा दें, तथा P0 माइनस PS बट्टा P0 अर्थात RLVP, यही ना होगा। RLVP का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो इसमें दिक्कत है नहीं? तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। तो राहुल साहब का फॉर्मूला ही यही था, देख लो, आ जाओ पीछे। राहुल ने क्या फॉर्मूला बताया था कि P0 माइनस PS बटा P0, इसी को हम लोग कहते हैं RLVP। RLVP बराबर किसके है, एक्स विलय के। RLVP बराबर है एक्स विलय के, यानी कि विलय की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वाष्पदाब के अपेक्षिक अवनमन का मान भी बढ़ेगा। तो उस बात को हम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? सबको बुझा रहा है? अब बहुत गधा है कि नहीं बुझा रहा होगा। चलिए, तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन रहता है, नहीं इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन दिया था, जैसे कि एनसीईआरटी बुक किसी के पास है क्या? देखिए कौनों के पास नहीं है। देखिए एक तो विद्यार्थी है कम से कम पढ़ने वाला क्लास में है। चलो देखा जाए, जैसे इसमें क्वेश्चन आपका है, पेज नंबर 47 है, इंटेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं। यहां पर देखें अगर, तो एक क्वेश्चन है आपका, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन लिख रहा है। सिर्फ जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को हम लिख रहे हैं, पूरा फुल क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। लिख रहा है किसी ताप पर, ध्यान सुनिए, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो बाबू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिख रहे हैं, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। अब इसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे अपने से, जो हम लिख रहे हैं उसको लिखिए और अपने से क्वेश्चन को बनाइए। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है 0.850 850 बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, यहां लिख रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील ठोस को, अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, लिख रहा है 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाइए। अब इसमें शुद्ध बेंजीन लिखा है, इसका मतलब शुद्ध द्रव्य,
यानी आपको P0 का मान दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.850 बार, ये दे दिया P0 का मान। फिर बोल रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब अब कितना हो गया? 0.845 बार, यानी कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब पीएस का मान दिया हुआ है कितना? 0.845 बार। तो P0 का वैल्यू पता है, पीएस का वैल्यू पता है, और विलय कैसा है? अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलय के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है वाष्प दाब का, P0 माइनस पीएस बटा P0 बराबर एक्स विलय। ऐसा कोई फॉर्मूला बताया गया है कि नहीं बताया गया? बताया गया है। तो P0 का वैल्यू पते है, पीएस का वैल्यू पता ही है, P0 पीएस का वैल्यू बटा P0 का वैल्यू पता है। तो क्या मोलंस का मान नहीं निकलेगा? नहीं। तो पहले मोलंस का वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं, यूज करके कैलकुलेट करके हमको बताइए कितना आ रहा है। सही बताइएगा, क्योंकि गलत हुआ तो पिटाइएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को मोबाइलों यूज करने ढंग से नहीं आता है। बोलिए कितना आया? 0. इसमें सबका वैल्यू रख लीजिएगा आप लोग, जैसे हम रख दे रहे हैं 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई 0.850 बराबर एक्स विलय। तो इसका आंसर हमको बताइए कि एक्स विलय का वैल्यू कितना आया? 0.005, यही आया। अच्छा, अब देखो तो ये जो एक्स विलय का वैल्यू आया है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा आया है कि बहुत कम आया है? हम बोले हैं ये बात कि जब भी मोल अंश का मान आपको 0.2 आए, 0.3 आए, ऐसा आए, तब उसको सांद्र विलयन मानिएगा। और अगर ऐसा आ जाए 0.005, 0.00 समथिंग, बहुत ज्यादा, बस में आ रहा है, तो इसको आप तनु विलयन मानिएगा। क्या मानिएगा? तनु विलयन। तो तनु विलयन के केस में हम लोग को बताया गया है कि तनु विलयन के केस में विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा को नगण्य मानते हैं। तो याद करो, तनु विलयन के केस में हम लोग का फॉर्मूला ऐसा होता है, एक्स विलय बराबर विलय का मोल और बटा में विलायक का मोल, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से W1 बटा में M1 बटा में W2 बटा M2, इसको पलट दें तो आ जाएगा W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। बोलो दिक्कत है क्या? तो ये तनु विलयन हम मान लिए इसको, बस मेरा क्यों मान लिए? हमारे पास कारण है, क्योंकि मोल अंश का वैल्यू बहुत कम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोल अंश का वैल्यू जब भी 0.00 आने लगे, समझो कि वहां पे तनु विलयन, तो उस केस में हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम सीधे ऐसा मानेंगे, ठीक है। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास एक्स विलय का मान निकल चुका है, कितना? 0.005 बराबर W1 विलय का दिया गया भार 0.5 ग्राम, पढ़ लो, 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस, यही ना विलय है जी। तो W1 का मतलब कि विलय का भार तुम रखो 0.5 डिवाइडेड बाई M1। M1 का मतलब होता है कि विलय का अनुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान, तो वही तो निकालना है। नहीं, यहां पे बोला है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी आपको क्या निकालना है? M1 का मान निकालना है गुना M2। M2 का मतलब हो गया विलायक का, M2 का मतलब हुआ विलायक का अनुभार। तो विलायक है कौन? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला वाचक 72, कितना आएगा? 78। तो यहां M2 का मान कितना रखे? 78 बट्टा W2 का मतलब बेंजीन का दिया गया भार 39 ग्राम बेंजीन। अब इसको सॉल्व करके क्या हम M1 का मान नहीं निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन समझ में आया? कुछ था नहीं, बस सिंपल सा हम लोग को ध्यान देना था। किसी को दिक्कत तो पूछिए, दिक्कत है? बोलिए। आए क्या चीज एक्स विलय बराबर आ जाएगा?
m1 का वैल्यू एक्स विलय के बराबर आ जाएगा। m1 का वैल्यू 0.005 आएगा। गजब हाल है। किसका मोलिकुलर मास भाई 0.05? सबसे हल्का हाइड्रोजन को हम लोग मानते हैं 200 आएगा। सर सोच के बोलिए सर। सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोजन का भार आप याद करते हैं 1। आप बोल रहे हैं कि m1 का वैल्यू 0, और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन। सर सोच समझ के बोलिएगा, कि वैल्यू हम बोल चुके हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में वैल्यू एकदम एक्यूरेट देता है। और कोनो बुक होता ना तो 0.85 नहीं होता, 0.8 देता। बस मेरा है तो नहीं बस चेंज कर देगा, न्यूमेरिकल आसान कर देगा। ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा आराम से बोलिए। दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? तो ये सॉल्व हो जाएगा ना? सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें हम लोग ध्यान दें अगर, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखें, एक्सरसाइज में थोड़ा आ जाए। देखो तो देखा जाए, एक्सरसाइज में 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम बोल रहे हैं, लिखिए तो, लिखिए और अपने से एक बार ट्राई कीजिए। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, लिखिए ध्यान से, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का, एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन, जलीय विलयन हो गया, जलीय विलयन का, जलीय विलयन का 1 जलीय विलयन का 1.004 बार, 1.004 बार वाष्पदाब है, 1.004 बार वाष्पदाब है। विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्पदाब है। विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। हम आपको पहले भी बताए थे कि किसी भी विलायक का, किसी भी विलायक का अगर क्वथनांक बोले तो किसी भी द्रव्य का उसके क्वथनांक पर, किसी भी द्रव्य का उसके क्वथनांक पर जो वाष्पदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब का वैल्यू होता है 1 atm, नहीं, या 1.013 बार। क्या होता है? 1.013 बार। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर, लिख दिया ना, यानी विलायक जो है अभी अपने किस स्थिति में है? क्वथनांक पर है। तो जैसे ही क्वथनांक पर बोल दिया, यानी यहां पर इस क्वथनांक पर इस विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यानी इसका कॉन्सेप्ट याद रहे आगे के चल के भी। हम लोग बोल रहे हैं किसी भी द्रव्य के क्वथनांक पर, किसी भी द्रव्य के क्वथनांक पर उस द्रव्य का वाष्प दाब, उस द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। चलिए और ये बताइए कि वायुमंडलीय दाब हम लोग कितना याद किए हैं? वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, नहीं, और वायुमंडलीय दाब 1 atm, इसको बार में बदलेंगे तो 1.013 बार होता है कि नहीं होता है? इतना में दिक्कत है? ठीक है।
अब हम लोग समझ गए कि किसी भी द्रव्य का, तो यहाँ जो द्रव्य है वो अपने क्वथनांक पर है कि नहीं है, है। तो यहाँ पर हम लोग P0 का मान यानी कि द्रव्य का वाष्प दाब क्या मानेंगे, 1.013 बार। और देखिए जलीय विलयन का वाष्प दाब शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना, 1.004 बार दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये दो चीज दिया हुआ है, तो अवाष्पशील विलय के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस PS बराबर P0 बराबर x विलय, ऐसा फॉर्मूला है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करके क्या हम लोग को x विलय का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना आ रहा है, x विलय का मान इनको सॉल्व करके आ गया 0.008। अब ये बताओ विलय की मात्रा ज्यादा कि कम, कम। तो विलयन को तनु माने कि सांद्र माने, तनु माने। अब विलयन अगर तनु हो गया तो ये बताओ x विलय का फॉर्मूला अभी लिखे थे हम लोग, सीधे ये लिखे W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2 होगा। x विलय का मान तुम निकाल लिए, जो यहाँ पर हम लिख दिए 0.008 बराबर W1 यानी विलय का दिया गया भार, नहीं तो विलय का दिया गया भार। अब इसे खोजो, क्या लिखा हुआ है, 2% जलीय विलयन लिखा हुआ है। तो 2% जलीय विलयन, जब भी कुछ नहीं दिया रहे तो W/W मानते हैं, क्या मानते हैं, W/W। तो 2% का मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलय है नहीं। तो 100 ग्राम विलयन में अगर 2 ग्राम विलय है, 2% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब लिख दिए कि भाई विलयन कितना ग्राम है, 100 ग्राम, 2 ग्राम, बहुत गधा बैठा हुआ है इसमें। 100 ग्राम विलयन में विलय कितना है, 2 ग्राम विलय है कि नहीं है। चलो तो विलायक का भार कितना आएगा, विलायक का भार 98 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 ग्राम आ जाएगा, आया। चलो अब वैल्यू खाली पुट करो यहाँ पर। W1 का मतलब होता है विलय का दिया गया भार कितना है, 2 ग्राम, तो विलय हो गया 2 ग्राम बटा M1 का मान क्वेश्चन में निकालना है, गुना M2, तो जलीय विलयन लिखा है, तो जलीय विलयन का विलायक कौन है, जल, तो जल का फॉर्मूला H2O, H2O का अनुभार 18, तो हम यहाँ लिख रहे हैं M2 का मान 18 अब बटा W2 का मतलब विलायक का दिया गया भार, तो 100 में से 2 घटाए थे कितना आया था, 98, तो यहाँ पे 98 पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको सॉल्व करके M1 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। बात समझ में आया, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात था जो आपको ध्यान रखना है, तो आगे चल के भी किसी क्वेश्चन में आ सकता है नहीं। तो जब भी आपको बोल दिया कि विलायक अपने क्वथनांक पर है, वहां पर दाब देगा नहीं, वहां पर दाब आपको मान लेना है 1 ATM नहीं। अब क्वेश्चन में हम इसको बार क्यों माने, क्योंकि क्वेश्चन में विलयन का क्या चीज में दिया गया था, बार में, इसीलिए हम 1 ATM को बार में कन्वर्ट किए और तब यहां बनाए। मेरी बात दिमाग में जा रही है। रेगुलर क्लास कीजिए, जो लोग इरेगुलर क्लास कर रहे हैं बाद में रोइएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, रेगुलर क्लास कीजिए। एक दिन भी क्लास छूट रहा है तो समझिए कि अफसोस होगा। चलिए अब इसमें हम बता दें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बना के लाना है एनसीईआरटी का। हाँ, पेज नंबर आपका वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 59 पेज है, 59 और 60 पेज इसमें दिया हुआ है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी बनवा दिए लेकिन फिर से आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, चलो इतना पहले बना के लाइए, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप बना के कल लाएंगे, मतलब अगला क्लास में लीजिए। एनसीईआरटी बुक रेगुलर लाइएगा।